जियान ए थोड़ा आश्चर्यचकित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन जिन इतनी जल्दी उठेगी और अपना नाश्ता बनाएगी। उसने उसकी नौकरी खो दी थी। उसे चेन जिन को मुआवजा देना चाहिए। सादा दलिया, उबले अंडे और फ्रिज से कुछ मसालेदार सब्जियां जो उसकी माँ ने बनाई थीं। चेन जिन के बारे में उसकी धारणा और भी बेहतर हो गई। उसने मन ही मन सोचा, वह वास्तव में एक कम आय वाले परिवार से कमाने वाला है। हालांकि उसने अपने बालों को गोरा रंग लिया था और एक युवा की तरह दिखता था जो उचित काम नहीं करता था। वह अप्रत्याशित रूप से सावधानीपूर्वक और विचारशील था। उनका जीवन कौशल भी काफी व्यापक था। चलो एक साथ खाते हैं। जियान ए ने सौम्य और स्वाभाविक अभिव्यक्ति के साथ चेन जिन को देखकर मुस्कुराया। एक रात के लिए इसे पचाने के बाद चेन जिन अब जियान ए से उतना डरता नहीं था। हालांकि अब जब वह जियान ए के घर पर रह रहा था तो वह किसी भी चीज के लिए नहीं रह सकता था। उसे कुछ तो करना ही था, इसलिए उनके सामने ये नाश्ता था। चेन जिन ने गंभीरता से कहा, हल्का नाश्ता खाना अभी भी आपके पेट के लिए बेहतर है। उसने अपनी छोटी आंखों से जियान ए को देखा। मुझे पता है कि घर पर बने साधारण व्यंजन कैसे बनाए जाते हैं। अगर तुम्हें इसकी आदत हो जाए तो मैं अगले कुछ दिनों में खाना बनाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसकी माँ अस्पताल में थी जबकि उसका भाई उसके साथ था। इस दौरान जियान ए को दिन में 3 समय का भोजन व्यवस्थित करना पड़ा। हालांकि वह असहाय थी, वह खाना बनाना नहीं जानती थी। ज्यादा से ज्यादा वह केवल दलिया और नूडल्स ही पका सकती थी। इसलिए कुछ दिनों के दौरान जब घर पर कोई नहीं होता था तो वह अपना दोपहर का भोजन कैफेटेरिया में व्यवस्थित करती थी और अपना नाश्ता और रात का खाना बाहर के रेस्तरां में खाती थी। अब जब चेन जिन ने घर पर खाना बनाने की पहल की थी तो जियान ए ने मना नहीं किया। उसने अपनी भौहें उठाईं और सिर हिलाया। ठीक है, जब तक आप सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। हालांकि वह एक सपाट घर में रहती थी, लेकिन घर में गैस के डिब्बे का उपयोग किया जाता था। भोजन के बीच में जियान ए ने अचानक खाना बंद कर दिया। फिर उसने अपनी जेब से 500 युआन निकाले और मेज पर रख दिए। आपको छात्रावास में वापस जाने की जरूरत नहीं है। आज आप बाहर घूमने जा सकते हैं और कुछ कपड़े और रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। मुझे अपनी माँ को देखने अस्पताल जाना है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। जब चेन जिन ने 500 युआन के बिल देखे तो उन्होंने तुरंत अपना सिर हिलाया और उन्हें अस्वीकार कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास पैसा है। मैं पहले से ही बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अंदर ले लिया और मुझे यहाँ रहने दिया। आपका पैसा है। वे 2 अलग चीजें हैं। जियान ए ने चेन जिन की ओर देखा और शांति से कहा, इसके अलावा मैं तुम्हें अंदर नहीं ले जा रहा हूँ। तुमने मेरी वजह से अपनी नौकरी खो दी। मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें त्याग नहीं सकता। एक 14 वर्ष की लड़की निष्ठापूर्वक बोल रही थी। जैसे ही वह बोली, जियान ए ने चेन जिन के सामने पैसे बढ़ा दिए। ले जाओ, मुझे भी अच्छा महसूस होगा। हालांकि जियान ए की अभिव्यक्ति उदासीन थी। उसका स्वर बहुत गंभीर और ईमानदार था। चेन जिन ने जियान ए की ओर देखा और फिर मेज पर रखे पैसों की ओर देखा। अंत में उसने अपना हाथ बढ़ाया और 2 बिल ले लिए। ये काफी है। इस दिन और युग में थोक बाजार में कपड़े का एक सेट खरीदने के लिए 200 युआन वास्तव में पर्याप्त थे। चेन जिन की संघर्षपूर्ण अभिव्यक्ति को देखते हुए जियान ए ने उनके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया। उसने सिर हिलाया और शेष 300 युआन अपनी जेब में भर लिए। फिर जियान ए ने चेन जिन की ओर देखा और धीरे से कहा, कल रात क्या हुआ था? हालांकि वह अपनी बात आधी ही कह पाई थी।
चेन जिन ने जियान ए के स्वर में अर्थ सुना और जल्दी से कहा, चिंता मत करो, मैं भाई यू को नहीं बताऊंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, चेन जिन की आंखों में चिंता भर गई। लेकिन आपने लियू योंग को इतनी बुरी तरह पीटा। उनके पिता जोंगलू जिले में बहुत शक्तिशाली हैं। वह शायद इस मामले को यहीं नहीं छोड़ेंगे। मेरे बारे में चिंता मत करो। जियान ए ने उदासीन भाव से खाना जारी रखा। चूंकि मैंने स्टारलाइट बार में उस पर हमला करने की हिम्मत की, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। वह नहीं जानता था कि जियान ए इतना आश्वस्त क्यों था, लेकिन उसकी शांत प्रोफाइल को देखते हुए चेन जिन ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर उसके शब्दों को निगल लिया। आखिरकार यह कोई समस्या नहीं थी जो वह कर सकता था, बस कुछ शब्दों से समाधान करें। हालांकि वह चिंतित था, लेकिन उसके पास कोई ठोस समाधान नहीं था। दोपहर में बैयुन शहर के प्रथम अस्पताल में वांग युनमेई को अस्पताल में भर्ती हुए लगभग 1 सप्ताह हो गया था। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कुछ नियमित प्रीऑपरेटिव जांचें की थीं। वांग युनमेई की स्थिति को समझने के लिए जियो जेन हर दिन वार्ड में प्रवेश करता था। अस्पताल के अन्य आंतरिक विभाग भी ऑन्कोलॉजी विभाग में इस मुख्य विशेषज्ञ की अचानक उपस्थिति के बारे में बात कर रहे थे। जियो जेन ठंडे भाव के साथ अस्पताल के गलियारे से गुजरा। सफ़ेद कोट पहनने से उन्हें तुरंत पवित्रता और अनुल्लंघनीयता का एहसास हुआ। उसके 5 मीटर के दायरे में तापमान इतना गिर गया कि अस्पताल की नर्सें, जो उससे मुग्ध थीं, केवल दूर से देखने की हिम्मत कर सकीं और उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकीं। इस समय जियो जेन के पीछे 2 युवा नर्सों ने उसकी पीठ को दिल के आकार की आंखों से देखा, जैसे कि वे किसी भी क्षण बेहोश होने वाली हों। नज़ ए, डॉक्टर जियो बहुत सुंदर और अच्छे हैं। मुझे वह पसंद हैं। नज़ बी, इतनी कम उम्र में वह पहले से ही ऑन्कोलॉजी विभाग में एक विशेषज्ञ के रूप में मजबूती से बैठा है। वह अद्भुत है। नज़ ए, हाँ हाँ, जब वह गंभीर होता है तो वह बहुत आकर्षक दिखता है। ये अस्पताल की नर्सों के बीच होने वाली सामान्य बातचीत थी जब भी वे जियो जेन को देखती थीं। इसके अलावा जियो जेन के बारे में अफवाहों का एक और संस्करण भी था। उच्च अधिकारियों ने केवल ये कहा कि जियो जेन एक विशेष रूप से नियुक्त ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ था, लेकिन इस युवा और गंभीर दिखने वाले विशेषज्ञ जियो को केवल एक मरीज मिला था जब वह 1 सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में था। हालांकि इस मरीज को वास्तव में लीवर ट्यूमर का पता चला था। एक विशेषज्ञ के रूप में वह केवल एक व्यक्ति का इलाज कैसे कर सकता था? अस्पताल में चारों ओर अफवाहें उड़ने लगीं। कुछ लोगों ने जिज्ञासावश वांग युनमेई के मेडिकल रिकॉर्ड की भी गुप्त रूप से जांच की। इसलिए हर कोई और भी अधिक हैरान था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वांग युनमेई की कैंसर कोशिकाओं के फैलने की वर्तमान स्थिति के आधार पर उसका पूरी तरह से इलाज करना लगभग असंभव था। ये हैरान करने वाली बात थी कि विशेषज्ञ जियो एक ऐसे मरीज की मदद करने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे थे जो केवल कुछ वर्षों तक ही टिक सकता था। हालांकि वे ज्यादातर इस बारे में निजी तौर पर बात करते थे। आखिर डायरेक्टर ने भी कुछ नहीं कहा। हर कोई जानता था कि इस विशेष विशेषज्ञ की पृष्ठभूमि शक्तिशाली थी, इसलिए किसी ने उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। हर कोई नहीं जानता था कि जियो जेन को भूतिया हाथ वाले डॉक्टर के रूप में जाना जाता था। वह लोगों को पाताल लोक के राजा से छीन सकता था और बिना कोई निशान छोड़े लोगों को मार सकता था। उनका व्यक्तित्व उदास और अप्रत्याशित था, जिसके बारे में बाई झोउ ने भी अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं की। अतीत में प्राचीन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु लंबे समय तक नहीं दिखे थे। जियो जेन की हत्याएं और बचत उसके मूड पर निर्भर थीं।
अब जब संप्रदाय गुरु प्रकट हो गया था, तो वह केवल जियान ए की बात सुनेगा। यदि अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई व्यक्ति बाई झोउ की मां थी, तो कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि उसे बचाया जाएगा या नहीं। क्या आपका पेट भर गया है? वार्ड में जियान यू ने दलिया का कटोरा पकड़ते हुए वांग युनमेई से पूछा। वह पिछले कुछ दिनों से अपनी मां के साथ अस्पताल में थे। सौभाग्य से उसकी मां की हालत इतनी खराब नहीं हुई थी कि वह अब अपना ख्याल नहीं रख पाती थी। इसलिए जियान यू इन दिनों थका हुआ नहीं था। वह केवल भोजन खरीदने और काम-काज चलाने का प्रभारी था। वांग युनमेई ने थोड़ा सिर हिलाया। मेरा पेट भर चुका है। फिर उसने भारी मन से जियान यू की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम्हें हर दिन मेरे साथ यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम रात में घर पर अधिक सो सकते हो और दिन के दौरान आ सकते हो। ये ठीक है माँ, अगर मैं आपके पास रहूँगा तो मुझे अधिक सहजता महसूस होगी, जियान यू ने लंच बॉक्स दूर रखते हुए उत्तर दिया। वांग युनमेई ने आह भरी और उसे मनाने ही वाली थी कि उसने ऊपर देखा और देखा कि जियोजेन धक्का देकर दरवाजा खोल रही है और प्रवेश कर रही है। डॉक्टर जियोजेन को देखकर जियान यू जल्दी से खड़ा हुआ और उसका अभिवादन किया। फिर उन्होंने उत्सुकता से पूछा, परीक्षा कैसी रही? मेरी माँ की सर्जरी कब हो सकती है? वांग युनमेई ने भी देखा, बेचैनी से, और जियोजेन ने बिना किसी भाव के सिर हिलाया। परिणामों में कोई समस्या नहीं है। सर्जरी कल की जाएगी। ये बहुत अच्छा है। जियान यू ने राहत की सांस ली और राहत भरी मुस्कान के साथ वांग युनमेई की ओर देखा। वांग युनमेई को भी राहत महसूस हुई। उसने जियोजेन की ओर देखा और कहा, डॉक्टर जियो, पिछले कुछ दिनों से यह आपके लिए कठिन रहा है। अस्पताल में अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। भले ही वांग युनमेई उन्हें सुनना नहीं चाहती थीं, फिर भी वह अनिवार्य रूप से उन्हें सुन लेती थीं। उन सभी ने कहा कि डॉक्टर जियो को उनके अलावा कोई अन्य मरीज नहीं मिला। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वांग युनमेई ने फिर भी जियोजेन को दिल से धन्यवाद क्यों दिया। आपका स्वागत है। जियोजेन के चेहरे पर अभी भी कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। यहाँ तक कि उसने उससे दूरी भी बना ली। अब से आप और नहीं खा सकते। जितना संभव हो उतना कम पानी पीने की कोशिश करें। जियोजेन ने उन्हें सर्जरी के पहले 24 घंटों से पहले ध्यान देने योग्य चीजों के बारे में याद दिलाना शुरू कर दिया। जियान यू ने ध्यान से सुना और सब कुछ याद कर लिया। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं, तो कार्यालय में मुझसे मिलें, हमेशा की तरह। जियोजेन इस आखिरी वाक्य को छोड़ने के बाद घूमा और चला गया। जियान यू बिस्तर पर बैठ गया और बुदबुदाया, हालांकि यह डॉक्टर जियो थोड़ा अप्राप्य है। वह माँ की बीमारी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है। ये सुनकर वांग युनमेई मंद मुस्कुराईं। डॉक्टर जियो इतनी कम उम्र में विशेषज्ञ बन सकते हैं। वह स्वाभाविक रूप से सक्षम हैं। जियान यू ने जियोजेन के बारे में और कुछ नहीं कहा। उन्होंने तुरंत विषय बदल दिया और वांग युनमेई की ओर देखा। कल सप्ताहांत है। जियो ए और मैं आपके साथ रहेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वांग युनमेई ने होठों पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कोई नहीं बता सकता था कि वह घबराई हुई थी। तभी किसी ने वार्ड का दरवाजा खटखटाया। वांग युनमेई ठिठक गए। जियान यू को लगा कि उसकी बहन आ गई है, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखा। दरवाज़ा खुला और लगभग 50 वर्ष का एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर दिखाई दिया। बूढ़े ने काले रंग का चीनी अंगरखा सूट पहना हुआ था। उसके आधे सफ़ेद बालों में करीने से कंघी की गई थी और उसका शरीर लंबा और मजबूत था। जब उन्होंने वांग युनमेई को देखा, तो उनके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसकी आंखें चमकीली और जीवन से भरपूर थीं।
एक सामान्य बूढ़े व्यक्ति की धुंधली नज़र से बिल्कुल अलग। वांग युनमेई ने एक नज़र में बूढ़े व्यक्ति को पहचान लिया और तुरंत सदमे में बिस्तर से उठ गया। उसकी आवाज़ का लहजा आश्चर्यचकित करने वाला लग रहा था। बूढ़े जी, जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं बल्कि जी ग्रुप ओल्ड जी के वर्तमान सीईओ जी मिंगहुई थे। बूढ़े जी, आप यहाँ क्यों हैं? वांग युनमेई ने चौंक कर पूछा। इस समय बूढ़े जी पहले ही अपने सहायक के साथ वार्ड में प्रवेश कर चुके थे। सहायक ने कुछ खूबसूरती से पैक किए गए पूरक ले लिए और जैसे ही उसने प्रवेश किया, उन्हें वार्ड में मेज पर रख दिया। मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। बूढ़े जी के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने वांग युनमेई की ओर देखा और चिंता से पूछा, तुम्हारा शरीर कैसा है? जियान यू अपने होश में वापस आया और जल्दी से एक कुर्सी हटा दी। बूढ़े जी समारोह में खड़े नहीं हुए और धीरे धीरे बैठ गए। वांग युनमेई को सदमे से होश आया और वह खुद को प्रभावित हुए बिना नहीं रख सकी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जी ग्रुप के प्रतिष्ठित सीईओ ओल्ड जी, जिन्हें अन्य लोग चाहकर भी नहीं देख पाते थे, उन्हें देखने के लिए अस्पताल आने की पहल करेंगे। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। बूढ़े जी, कल मेरी सर्जरी होगी। डॉक्टर ने कहा है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। जब वांग युनमेई ने ओल्ड जी का सामना किया तो वह अनिवार्य रूप से घबरा गई थी, और जब वह बोलती थी तो वह तुरंत थोड़ी आरक्षित हो जाती थी, जैसे कि वह वांग युनमेई की घबराहट को देख सके। ओल्ड जी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। यह अच्छा है। जब मैंने आपके द्वारा सौंपा गया त्यागपत्र देखा तो मैं चौंक गया। यहाँ तक कि ओल्ड जी जैसे अनुभवी व्यक्ति को भी आश्चर्य हुआ जब उसने वांग युनमेई के त्यागपत्र पर लिवर कैंसर शब्द देखा। जब वांग युनमेई ने ये सुना तो वह क्षमा प्रार्थी दिखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। इस्तीफा देने का मेरा इरादा नहीं था। दुर्भाग्य से मेरे शरीर को कुछ हो गया। विशाल याओची को लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता। हालांकि प्रक्रियाओं के अनुसार मुझे ऐसा करना होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से अपना त्यागपत्र अनुमोदन के लिए आपको सौंपता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने चिंतित होंगे, बूढ़े जी, कि आप मुझे देखने अस्पताल भी आए थे। यह मेरा कर्तव्य है। बूढ़े जी ने धीरे से हाथ हिलाया। उन्होंने दयालु भाव से वांग युनमेई की ओर देखा और कहा, उस दिन आपकी बेटी ने मेरी जान बचाई लेकिन मेरा धन्यवाद स्वीकार नहीं किया। मैं हमेशा आपके परिवार को धन्यवाद देने का अवसर ढूंढना चाहता था। बूढ़े जी, आप बहुत दयालु हैं। उस दिन ऐसा अचानक हुआ। भले ही वह कोई और होता, जियोए ने उनकी मदद की होती, वांग युनमेई ने तुरंत कहा। ऐसा हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को मेरे होने के लिए किसने कहा? बूढ़े जी ने आगे बढ़ने से पहले चिढ़ाया। चूंकि डॉक्टर ने कहा कि आप ठीक हो सकते हैं, इसलिए मैं आपका इस्तीफा मंजूर नहीं करूंगा। मैं आपके लिए याओची का स्थान रखूंगा। ये सुनकर वांग युनमेई चौंक गईं और उन्होंने चिंतित भाव प्रकट किए। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, बूढ़े जी ने उसे टोक दिया। ये ठीक है, सर्जरी पर ध्यान दें और स्वस्थ हो जाएं। मैं कुछ समय के लिए याओची का प्रबंधन संभालने के लिए किसी को भेजूंगा। ठीक होने और छुट्टी मिलने के बाद आप काम पर वापस जा सकते हैं। हालांकि ओल्ड जी का स्वर उदासीन था, लेकिन उनके शब्दों ने किसी को भी आसानी से उनका खंडन करने की अनुमति नहीं दी। वांग युनमेई को लगा कि यह अनुचित है, लेकिन उन्होंने तुरंत मना करने की हिम्मत नहीं की। इस समय उनके साथ आया सहायक उनके कान में कुछ शब्द फुसफुसाने के लिए झुका। बूढ़े जी ने सिर हिलाया और उठ खड़े हुए। मेरे पास अभी भी कुछ काम है, इसलिए मैं पहले छुट्टी लूँगा। लगातार अस्पताल में रहें। किसी और चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचो।
भविष्य में जब मेरे पास समय होगा तो मैं फिर आऊंगा और आपसे मिलूंगा। उनका लहजा आकस्मिक था, मानो वांग युनमेई उनका पारिवारिक मित्र हो। जी ग्रुप के सीईओ के रूप में ओल्ड जी के पास हर दिन करने के लिए कई काम थे। वांग युनमेई पहले से ही बहुत प्रभावित थे कि वह अस्पताल में उनसे मिलने के लिए समय निकाल सकते थे। अब जब उन्होंने 3 लाख युआन के वार्षिक वेतन के साथ अपना पद भी बरकरार रखा था, वांग युनमेई लंबे समय तक बिस्तर पर बैठे रहे और शांत नहीं हो सके। वह नहीं जानती थी कि वह उत्साहित थी या आभारी थी, लेकिन उसकी भावनाएं मिश्रित थीं। जब जियान अस्पताल पहुंची, तो उसने मेज पर पूरक देखा, जिनसेंग, कॉर्डिसेप्स और अन्य सभी महंगी वस्तुएं। वह हैरान भाव दिखाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ये देखकर जियान यू ने जियान को ओल्ड जी की यात्रा के बारे में बताया। बूढ़े जी, जियान भी थोड़ा आश्चर्यचकित था। जी ग्रुप के प्रतिष्ठित सीईओ आमतौर पर बहुत व्यस्त रहते थे, फिर भी वह विशेष रूप से अपनी मां से मिलने आए, जो याओची की एकमात्र महाप्रबंधक थीं। हालांकि यह उचित था, क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उस दिन उसे बचा लिया था। सिर्फ इतना कि उन्होंने उसकी मां का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। क्या चल रहा था? आइए अभी किसी और चीज के बारे में न सोचें। मां की कल सर्जरी होने वाली है। हम इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे, जियान यू ने कहा। जियान ने सिर हिलाया और बिस्तर पर चली गई। वह बैठ गई और वांग युनमेई को देखकर मुस्कुराई। भाई और मैं कल आपके साथ चलेंगे। माँ, चिंता मत करो। भाई बहनों ने भी यही बात कही। वांग युनमेई बेबसी से मुस्कुराए। आप लोगों के मेरे साथ रहने से माँ घबराई नहीं होंगी। रात में याओची में 3री मंजिल पर सबसे अंदर वाले कमरे का दरवाजा खुला था। जियान चांगशिंग मुस्कुराए और अंदर मौजूद व्यक्ति से बात करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। दरवाज़ा बंद होने के बाद उसके सुंदर चेहरे के भाव फीके पड़ गए। उन्होंने तुरंत एक वेटर को पकड़ लिया और पूछा, क्या आपका मैनेजर वांग आसपास है? वेटर दंग रह गया। प्रबंधक वांग? ओह! वेटर प्रबुद्ध था। उन्होंने जियान चांगशिंग की ओर देखा और कहा, सर, आप सिस्टम ए के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। जियान चांगशिंग ने सिर हिलाया। वह इस सप्ताह 2 बार वांग युनमेई से मिलने याओची आए थे। यहाँ तक कि उसने उसे देखने के लिए 2 ग्रैंड स्लैम का भी ऑर्डर दिया, लेकिन वह दिखाई नहीं दी। वेटर मुस्कुराया और कहा, प्रबंधक वांग ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। उसने इस्तीफा दे दिया? जियान चांगशिंग ने भौहें चढ़ा दीं और आश्चर्य से वेटर की ओर देखा। वेटर ने कमजोर ढंग से सिर हिलाया। हाँ, लगभग 1 सप्ताह हो गया है। हालांकि वह सिर्फ एक छोटा वेटर था। हालांकि उन्हें पता था कि मैनेजर वांग ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उन्हें इसका कारण नहीं पता था। जियान चांगशिंग का दिमाग उलझन में था। तभी से उसने ऐसा सोचा। मीजी अब याओची की प्रबंधक थी। बच्चों के साथ उसका जीवन बहुत कठिन नहीं होगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग युनमेई इस्तीफा दे देंगे। क्या यह उसके अचानक प्रकट होने के कारण हो सकता है? क्या उसने उससे बचने के लिए इतनी अधिक वेतन वाली नौकरी छोड़ दी? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जियान चांगशिंग अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचता था। वांग युनमेई की शैक्षिकी पृष्ठभूमि उच्च नहीं थी। हालांकि वह मजबूत थी और काम करने को तैयार थी, फिर भी वह बहुत जिद्दी थी। याओची के महाप्रबंधक का वार्षिक वेतन सैकड़ों हजारों युआन था। अपनी योग्यताओं और योग्यताओं के बावजूद उनके लिए इस पद तक पहुंचना आसान नहीं था। उन्हें इतनी आसानी से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। अब जब वह उसके साथ फिर से जुड़ गया था, तो जियान चांगशिंग को और भी अधिक यकीन हो गया था कि वांग युनमेई ने उसकी वजह से उसे छोड़ा था। वह
परेशान और दोषी महसूस किए बिना नहीं रह सका। हालांकि मीज़ी के साथ उसका पुनर्मिलन एक दुर्घटना थी, फिर भी उस दिन उसे परेशान नहीं करना चाहिए था। शायद इससे उसे ज्यादा चिंता नहीं हुई होगी। उन दोनों को अलग हुए 10 साल से अधिक हो गए थे, और उसने हमेशा उन्हें परेशान न करने का रवैया अपनाया था। उन दोनों को बिल्कुल नया जीवन मिला। इस समय मीज़ी को शायद डर था कि वह उसके और बच्चों के जीवन को बाधित कर देगा, इसलिए उसने जानबूझकर उससे परहेज किया। जियान चांगशेंग ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वांग युनमेई के लिए 3 लाख युआन का वार्षिक वेतन उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। इस मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं था। जब वह रात में घर पहुंची, तो जियान ए ने यार्ड के बाहर घर में रोशनी देखी और जान लिया कि चेन जिन वापस आ गया है। जब वह आंगन में दाखिल हुई तो घर से खाने की हल्की हल्की खुशबू आने लगी। जियान ए मन ही मन मुस्कुराई और धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। इस समय खाने की मेज पर पहले से ही 4 व्यंजन रखे जा चुके थे। टमाटर के साथ तले हुए अंडे, खट्टे और मसालेदार कटे हुए आलू, ब्रेस्ड पोर्क पसलियां और मिर्च के साथ तले हुए पोर्क। जैसा कि चेन जिन ने कहा था, वे सभी घर पर पकाए गए व्यंजन थे, लेकिन उनके खाना पकाने की सुगंध ने नाक पर हमला कर दिया। रंग देखने से ही बहुत मनभावन लग रहा था, जैसे कि उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी हो। चेन जिन ने अपना सिर रसोई से बाहर निकाला। जब उसने जियान ए को देखा, तो वह मुस्कुराया और कहा, वहाँ सूप भी है, ये जल्द ही तैयार हो जाएगा, बस एक नज़र से। जियान ए को एहसास हुआ कि चेन जिन के बाल काले रंगे हुए थे। इतना ही नहीं बल्कि इसे छोटे बालों में भी स्टाइल किया गया था। हालांकि उसे सुंदर नहीं कहा जा सकता, वह साफ सुथरा और तरोताजा दिखता था। वह कहीं अधिक स्थिर और देखने में सुखदायक भी था। वह हाथ धोने के लिए बाथरूम में चली गई। चेन जिन रसोई से बाहर सूप ले जा रही थी। उसने तुरंत सहज स्वर में कहा, आंटी का शरीर ठीक है? जियान ए मेज पर बैठ गया और सिर हिलाया। बहुत अच्छा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियान ए ने चेन जिन की ओर देखा, ये देखकर कि उसने अभी भी कल जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। उसने पूछा, क्या तुम आज कपड़े खरीदने गए थे? चेन जिन शर्मिंदगी में मुस्कुराए। हाँ, मैंने 2 सेट खरीदे। मैंने एक जोड़ी जूते और कुछ दैनिक आवश्यकताएं भी खरीदीं। मैं एक विशेष रूप से सस्ती जगह जानता हूँ, इसलिए मैंने इन चीज़ों पर केवल 100 युआन से अधिक खर्च किए। मेरे पास अभी भी कुछ दर्जन युआन बचे हैं। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन जियान ए पर अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। जियान ए हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और बेतरतीब ढंग से भोजन का कौर उठा लिया। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। स्वादिष्ट। हालांकि यह चियांग के मिशेलिन भोजन जितना अच्छा नहीं था, लेकिन ये सामान्य घर में बने रेस्तरां की तुलना में कहीं अधिक स्वादिष्ट था। कोई भी केवल देखने से बता सकता है कि खट्टे और मसालेदार कटे हुए आलू सफ़ेद सिरके के साथ तले हुए थे, जो उसके स्वाद के अनुकूल था। बुरा नहीं है ना? चेन जिन की आंखें चमक उठीं। हालांकि वह एक प्रश्न पूछ रहा था, वह बहुत आश्वस्त था। जियान ए ने सिर हिलाया और उदारतापूर्वक उसकी प्रशंसा की। ये स्वादिष्ट है। यह बाहर के रेस्तरां से कहीं बेहतर है। हे, प्रशंसा सुनकर चेन जिन को फिर से आत्मसंतुष्टि महसूस हुई। जियान ए ने 2 कटोरी चावल खाया और 1 कटोरी सूप पिया, जिससे चेन जिन को पर्याप्त चेहरा मिला। जियान ए का पेट खाने से भर गया था। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई और चेन जिन पर नज़र डाली। मेरी माँ की कल सर्जरी होने वाली है, इसलिए पहले काम के बारे में चिंता न करें।
मैं 2 दिनों में आपके लिए इसकी व्यवस्था कर दूंगा। इस समय चेन जिन ने भी अपना कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रख दिया। उसने जियान ए की ओर देखा और धीरे से कहने से पहले अपने होंठ भींचे, वास्तव में मैं खुद नौकरी ढूंढ सकता हूँ। बैयून शहर एक बहुत बड़ा शहर है, इसलिए नौकरी ढूंढना मुश्किल नहीं है, जियान ए ने दृढ़ता से कहा। मैं इसे आपके लिए ढूंढूंगा। चेन जिन के पास कोई योग्यता नहीं थी और वह अभी तक वयस्क नहीं थे। हालांकि यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि इन दिनों बच्चों को नियोजित किया जा सकता है। उनमें से अधिकांश अराजक वातावरण वाले नाइट क्लब या छोटे रेस्तरां थे। कामकाजी माहौल को छोड़ दें तो वेतन अधिक नहीं था। चेन जिन जैसा मजबूत और युवा कार्यकर्ता मौजूदा समाज में सबसे सस्ता था। क्या आपकी नौकरी के लिए आपकी कोई आवश्यकता है? जियान ए ने पूछा। चेन जिन ने बिना सोचे अपना सिर हिलाया और हंसे। मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, जब तक मैं पैसा कमा सकता हूँ। ये ठीक है। चेन जिन अपनी परिस्थितियों और क्षमताओं को अच्छी तरह से जानते थे। वह जानता था कि उसके पास कोई योग्यता और कौशल नहीं है और नौकरी चुनने की बारी उसकी नहीं है। जियान ए ने उसकी बात पूरी तरह से नहीं सुनी। वह इसके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने माना कि इस मामले को सुलझाने के लिए उसे बाई झोउ की मदद लेनी होगी और देखना होगा कि कंपनी में सीखने लायक कोई पद हैं या नहीं। चेन जिन अभी भी युवा थे और उन्हें कोई कौशल सीखने में देर नहीं हुई थी। इसके अलावा जियान ए बता सकता है कि चेन जिन एक बुद्धिमान व्यक्ति था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वह ईमानदार और दयालु थे। जियान ए ईमानदारी से उसकी मदद करना चाहता था। रविवार को वांग युनमेई की सर्जरी का दिन। जियान ए सुबह सुबह अस्पताल पहुंचे। वांग युनमेई ने जानबूझकर इस मामले को वांग युजी के परिवार से छुपाया। उसके माता पिता को भी कुछ पता नहीं था, इसलिए केवल जियान ए और जियान यू ही आज अस्पताल में थे। सुबह 11 बजे सब कुछ तैयार था। मैं सब कुछ आप पर छोड़ दूंगा। कोने में जियान ए अपनी चिंता को छिपा नहीं सकी और उसने जियो जेन की ओर देखा और फुसफुसाया। हालांकि जियो जेन के चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, लेकिन जब उसने सेक्ट मास्टर का स्वर सुना तो वह भयभीत होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। चिंता मत करो संप्रदाय मास्टर, यह मेरे लिए सिर्फ एक छोटा सा ऑपरेशन है, कुछ भी गलत नहीं होगा। जियो जेन का आत्मविश्वास एक उत्तेजक की तरह था जिसने जियान ए को तुरंत राहत दी। 11:30 बजे जियान ए और जियान यू की निगाहों के नीचे वांग युनमेई को ऑपरेटिंग थिएटर में धकेल दिया गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, जियान ए और जियान यू के दिल कस गए। जियो यू, जियो ए। अचानक उनके पीछे से किसी ने उनका नाम पुकारा। वे पीछे मुड़े और दोनों चौंक गए। अंकल वू। जियान यू और जियान ए दोनों आश्चर्यचकित थे। वू शाओ की तेजी से आगे बढ़ गया। उसने अपनी आंखें उठाकर कसकर बंद किए गए ऑपरेटिंग थिएटर के दरवाजे की ओर देखा और चिंतित होकर कहा, तुम्हारी माँ अंदर गई थी? जियान यू ने खाली सिर हिलाया। उसने वू शाओकी की ओर देखा और पूछा, अंकल वू, आप यहाँ क्यों हैं? उन्होंने इस बारे में किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि वांग युनमेई की जैविक बहन वांग युजी को भी नहीं पता था। अकेले अंकल वू को। वू शाओकी ने कहा, मैं अभी आपकी माँ की तलाश करने के लिए आपके घर गया था, लेकिन आप घर पर नहीं थे। घर पर एक युवक ने मुझे बताया कि आपकी माँ की आज सर्जरी हो रही थी और आप सभी अस्पताल में थे, इसलिए मैंने पता पूछा और वहां पहुंच गया। वह युवक स्वाभाविक रूप से चेन जिन था। नव युवक। जियान यू स्तब्ध था। वह हैरान नज़रों से जियान ए की ओर मुड़ा। जियान ए को अजीब तरह से खांसी हुई। भाई, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा।
जियान यू को संदेह था, लेकिन वह अपनी बहन को अच्छी तरह से जानता था। वह अपने प्यारे पिल्ले को घर लाने जैसा कुछ भी नहीं करेगी। वू शाओकी के विचार उन दोनों पर नहीं थे। चिंतित भाव से उसने तुरंत कहा, तुम्हारी माँ की हालत कैसी है? उन्हें कौन सी बीमारी है जो उन्हें सर्जरी करानी पड़ेगी? जियान यू ने सबसे पहले वू शाओकी को गलियारे में एक कुर्सी पर खींचा और बैठ गया। फिर उन्होंने कहा, अंकल वू, चिंता मत करो। डॉक्टर ने कहा कि कोई बड़ी समस्या नहीं है। वह निश्चित रूप से ठीक हो सकती है। जियान यू ने लीवर का उल्लेख नहीं किया। कैंसर। डर है कि यह अंकल वू को डरा देगा। कई सालों से उनकी माँ अकेले ही दोनों बच्चों की देखभाल कर रही थीं। यदि अंकल वू ने उनकी मदद न की होती तो कठिनाइयाँ अकल्पनीय होतीं। इसलिए अंकल वू के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के अलावा जियान ए और जियान यू ने लंबे समय तक उन्हें अपने बड़े चाचा और छोटे चाचा की तुलना में परिवार के करीब एक सदस्य के रूप में माना था। जब वू शाओकी ने ये सुना तो उसने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, यह अच्छा है कि वह ठीक है। वू शाओकी वांग युनमेई के बारे में चिंतित था, इसलिए उसे सहज महसूस करने के लिए उसे अपनी आंखों से सुरक्षित बाहर आते देखना था। इसलिए वह दोनों बच्चों के साथ वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। जियान ए और जियान यू ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और गलियारे के अंत तक चले गए। कौन सा युवक? ये कौन है? जियाची? जियान यू मदद नहीं कर सका, लेकिन जियान ऐसे पूछा। उसने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी कर ली। वह अपनी बहन को सबसे अच्छे से जानता था। पुरुष सहपाठी का तो जिक्र ही नहीं, लेकिन गुआन ताओ एकमात्र समान लिंग वाला दोस्त था जो उसके साथ तब से खेलता था जब वह छोटी थी। इसलिए अपने चचेरे भाई याओ जियाची के अलावा वह किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। जियान ए शुरू में अपने भाई को इस बारे में नहीं बताना चाहती थी। जब वह चेन जिन को नौकरी ढूंढती है और उसके रहने के लिए जगह की व्यवस्था करती है, तो वह स्वाभाविक रूप से चला जाएगा, इसलिए किसी को पता नहीं चलेगा। अप्रत्याशित रूप से अंकल वू को अचानक उनके घर का रास्ता मिल गया, ये जानते हुए कि वह इसे अब और नहीं छिपा सकती। जियान ए ने जियान यू से कहा, ये जियाची नहीं है, ये चेन जिन है। चेन जिन? जियान यू ने एक पल के लिए भी प्रतिक्रिया नहीं दी। हैरान भाव प्रकट करने से पहले उसने नाम अपने दिमाग में दोहराया, स्टारलाइट बार से चेन जिन। वह अनिश्चित लग रहा था क्योंकि जियान यू अपनी बहन को चेन जिन से नहीं जोड़ सका। जियान ए ने केवल उदासीनता से सिर हिलाया। जब मैं उस दिन आपको ढूंढने के लिए बार में गया तो मेरी मुलाकात लियू योंग और बाकी लोगों से हुई। उस समय लियू योंग मेरे साथ बातचीत करने के लिए आया था। चेन जिन को डर था कि मुझे कष्ट होगा, इसलिए वह मेरी मदद करने के लिए बाहर कूद गया। इसलिए उसने लियू योंग को नाराज कर दिया और अपनी नौकरी खो दी। मैंने देखा कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके अलावा वह मेरी वजह से इस स्थिति में आ गया, इसलिए मैं उसे अस्थायी रूप से रहने के लिए घर ले आया। जियान ए ने एक कहानी बताई, लेकिन इसे झूठ नहीं माना गया। ज्यादा से ज्यादा उसने इस तथ्य को छिपाया कि वह लियू योंग से बदला लेना चाहती थी और उसकी पिटाई करती थी। हालांकि जियान यू इन शब्दों से स्तब्ध था। थोड़ी देर बाद वह अपने होश में वापस आया और चिंता से पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या लियू योंग ने तुम्हें धमकाया? जियान ए ने अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। ये बार के बाहर था। वहाँ बहुत सारे लोग थे, इसलिए उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। जियान यू ने राहत की सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। जियान यू और चेन जिन ने 1 साल से अधिक समय तक स्टारलाइट बार में एक साथ काम किया था। वह 1 वर्ष छोटा था और आमतौर पर उसे भाई यू कहा जाता था।
इसलिए जियान यू को उसके बारे में कुछ पता था। उसके सुनहरे बाल थे और वह एक गैंगस्टर की तरह दिखता था। लेकिन वास्तव में उसकी हड्डियां बहुत ईमानदार थीं। वह हर महीने कमाए गए पैसों को अपनी पढ़ाई कर रही बहन को गुजारा भत्ता के रूप में देता था। यह उसकी स्थिति से काफी मिलता जुलता था, इसलिए उन दोनों के बीच हमेशा अच्छे संबंध थे। लेकिन फिर भी आखिरकार उसकी बहन एक लड़की थी, घर पर और कोई नहीं था। उसके भाई के रूप में जियान यू अभी भी चिंतित थी। मैं आज रात वापस जा रहा हूँ, जियान यू ने कहा। जियान ए ने सिर हिलाया और कोई आपत्ति नहीं जताई। इंतजार हमेशा लंबा था। जब दोपहर के 3 बज चुके थे तो ऑपरेटिव थिएटर के दरवाजे पर लगी लाल बत्ती आखिरकार बुझ गई। दरवाज़ा खुला और 2 नर्सों ने एक गाड़ी को धक्का देकर बाहर निकाला। वांग युनमेई की आंखें बंद थीं और वह वहीं निश्चल पड़ी थी। जियान यू और वू शाओकी ने तुरंत उन्हें घेर लिया। नज ने ये देखा और कहा, परिवार के सदस्यों, चिंता मत करो, सर्जरी आसानी से हो गई। ये सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने जियो जेन को अपना मुखौटा उतारते और बाहर निकलते देखा। जियान यू उसे धन्यवाद देने के लिए ऊपर गया, हालांकि उत्तेजित होकर, डॉक्टर जियो, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही वह बोला, उसकी आंखें लाल होने से बच नहीं सकीं। भले ही डॉक्टर जियाओ उन्हें बताते रहे कि कोई समस्या नहीं है, उनके बेटे के रूप में वह पूरी तरह से कैसे शांत हो सकते थे अब जब सर्जरी सफल रही। जियान यू राहत महसूस हुई। वह इतना उत्साहित था कि उसके आंसू लगभग निकल गए। जियो जेन हमेशा की तरह उदासीन था। उसने सिर्फ जियान यू की ओर सिर हिलाया, क्योंकि वहां अन्य लोग भी मौजूद थे। जियो जेन ने केवल जियान ए की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने नर्स को वांग युनमेई को गहन चिकित्सा इकाई में भेजने और 24 घंटे तक उसकी निगरानी करने का निर्देश दिया। ये कदम सिर्फ अस्पताल की प्रक्रियाओं का पालन कर रहा था। जिन मरीजों को जियो जेन के हाथों का संक्रमण हुआ था, उन्हें कभी निगरानी की जरूरत नहीं पड़ी। परिवार के सदस्य गहन चिकित्सा इकाई में प्रवेश नहीं कर सके। वांग युनमेई को अंदर धकेलने के बाद उन्हें बाहर ही रुकना पड़ा। अंकल वू, जियान ए वू शाओकी के पास गया और कहा, आप इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मेरी माँ अब ठीक हैं, इसलिए आप वापस जा सकते हैं। मेरे भाई और मैं, जूनियर के रूप में, बुरा महसूस करते हैं कि आप चिंतित और थके हुए हैं। वू शाओकी ने कांच के माध्यम से वांग युनमेई को देखा, जो अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए थे। उसका दिल उसके लिए दुखता था, लेकिन वह इन भावनाओं को दिखा नहीं सका। हर किसी की नज़र में वह और वांग युनमेई सिर्फ दोस्त थे। उन्होंने शुरुआती वर्षों में ही अपनी पत्नी को खो दिया था, और वांग युनमेई का शादी से पहले एक बच्चा था। बातचीत करते समय उन दोनों को सावधान रहना पड़ता था, नहीं तो गपशप का एक और दौर होगा। उसे स्वयं इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वांग युनमेई को कष्ट हो। उसने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, मैं पहले वापस जाऊंगा। अगर कुछ होगा तो मुझे ढूंढ लेना। जबकि जियान यू ने अंकल वू को विदा किया, जियान ए जियो जेन के कार्यालय में गया। संप्रदाय गुरु, जब उसने जियान ए को देखा, जियो जेन जल्दी से खड़ा हो गया। जियान ए ने अपना हाथ लहराया और उसे बैठकर बात करने का इशारा किया। फिर वह जियो जेन के विपरीत दिशा में चली गई और बैठ गई। उसने जियो जेन की ओर देखा और पूछा, क्या सिर्फ एक सर्जरी पर्याप्त होगी? जियो जेन ने सिर हिलाया। एक ही काफ़ी है। मैं भविष्य में व्यक्तिगत रूप से दवा तैयार करूंगा। संप्रदाय मास्टर, चिंता मत करो। तभी जियान ए को पूरी तरह से राहत मिली। रात में जियान यू और जियान ए घर चले गए।
चेन जिन रसोई में अभी अभी खरीदा हुआ बास साफ कर रहा था। जब उसने जियान यू को अचानक वापस आते देखा तो वह चौंक गया। भाई यू। चेन जिन ने जल्दी से अपने हाथ नल से धोए और तेजी से जियान यू के पास चले गए। जियान यू ने अपने द्वारा खरीदे गए भोजन और रसोई में आधे अधूरे बास को देखा। फिर उसने चेन जिन की ओर देखा, जिसने अपना रूप बदल लिया था। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने धीरे से कहने से पहले चेन जिन को बहुत देर तक घूरते रहे। जियोए ने कहा कि आप घर पर रह रहे थे, इसलिए मैं देखने के लिए वापस आया। ये सुनकर चेन जिन ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे क्षमा करें भाई यू। जियान मुझे अंदर ले गई क्योंकि उसने देखा कि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, जैसे कि यह जानते हुए कि जियान यू किस बारे में चिंतित था। चेन जिन ने तुरंत गंभीर चेहरे के साथ गारंटी दी, भाई यू, चिंता मत करो, मैं ईमानदार और आज्ञाकारी होने का वादा करता हूँ और आपको कोई परेशानी नहीं पहुँचाऊंगा। बोलते समय उसने जियान की ओर देखा और मन ही मन सोचा, जो लोग तुम्हारी इस बहन के साथ बेईमानी करने का साहस करते हैं, वे मानो मौत को दावत दे रहे हैं। उसका न तो यह इरादा था और न ही हिम्मत। चेन जिन का रवैया देखकर जियान यू मुस्कुराया। उन्होंने हमेशा चेन जिन पर भरोसा किया था, लेकिन चूंकि उन्हें इस मामले के बारे में पता चला था, इसलिए उन्हें वास्तव में वापस आकर देखना चाहिए। आखिरकार एक बड़े भाई के रूप में वह अपनी बहन की चिंता किए बिना नहीं रह सका। हालांकि अंत में वह चेन जिन को निशाना नहीं बना रहा था। जियान यू रात के खाने के बाद रात के लिए नहीं रुका। वह अब भी अपनी मां को अस्पताल में अकेला छोड़ने को लेकर चिंतित था, खासकर तब जब उसकी सर्जरी अभी अभी पूरी हुई थी। इसलिए उन्होंने कुछ साफ कपड़े लिए और रात में जाने से पहले जियान और चेन जिन से बात की। जहां तक उस कहानी का सवाल है जो जियान ने उसे पहले बताई थी, जियान यू को अपनी बहन पर विश्वास था, इसलिए उसने चेन जिन के साथ इसकी पुष्टि नहीं की। अगले दिन एरजोंग में एक काली ऑडी कार धीरे से दरवाजे पर रुकी। लिन यी ने एरजहोंग की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी और एक कंधे पर बैग लटकाकर उतरी। हॉट स्प्रिंग विला में आग लगने के बाद से लिन यी घर पर ही स्वास्थ्य लाभ कर रही थीं। वह एक सप्ताह के बाद ही स्कूल लौटा। युवा मास्टर साथ चल रहे ड्राइवर ने अपना सिर कार से बाहर निकाला और लिन यी की ओर देखा। मत भूलो दोपहर में अपनी दवा लेना। हालांकि पिछली घटना खतरनाक थी, लेकिन उतनी डरावनी भी नहीं थी। लेकिन इसने लिन यी के शरीर को अभी भी काफी बुरी तरह से घायल कर दिया है, जहां उसका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। और यद्यपि वह पढ़ाई के लिए स्कूल लौट सकता था, फिर भी उसे कुछ दवाएं लेने की आवश्यकता थी। समझ गया। लिन यी ने कार का दरवाज़ा बंद किया और लापरवाही से उत्तर दिया। उसने ऊपर देखा और जियान को दूर से धीरे धीरे चलते हुए देखा। प्रसन्न होकर वह मुस्कुराया और उसकी ओर लपका। जियान ने। उनकी आवाज़ न तो तेज थी और न ही धीमी। इस समय विद्यालय का गेट विद्यार्थियों से भरा हुआ था। वर्ष 1 के पुरुष देवता के रूप में लिन यी को कौन नहीं जानता था। एक पल के लिए सभी ने लिन यी को एक साथ देखा। कुछ दिनों तक गायब रहने के बाद जब उन्होंने लिन यी को अचानक अपने आसपास देखा, तो उनके दिलों में भावनाएं भरने से पहले उनकी आंखों में सदमा झलक गया। जबकि लिन यी आसपास नहीं थी, उसके और जियान यी के बीच की अफवाह पूरे 1 हफ्ते तक स्कूल में बवंडर की तरह उड़ती रही। मूल रूप से यह वर्ष के बच्चों के बीच केवल एक जीवंत अफवाह थी, लेकिन किसी कारण से अब पूरे स्कूल को इसके बारे में पता चल गया था। इस समय कई लड़कियों ने लिन यी को आकर्षक भावों से देखा। कुछ अनिच्छुक थे, कुछ नाराज थे और कुछ दुखी थे।
कुछ लड़कों की निगाहें भी मैत्रीपूर्ण नहीं थीं। आखिरकार जियान यी कई लोगों के लिए एक देवी थी। यान तियान और अन्य लोगों ने अफवाहों के बारे में अपना मुंह बंद रखा था। उन्होंने लिन यी से अकेले में इसका जिक्र नहीं किया क्योंकि यह एक प्लेग की तरह था जो बहुत तेजी से फैल गया था, और सुबह तक ये पहले से ही एक बेकाबू अवस्था में पहुंच गया था। जब उन्होंने सोचा कि लिन यी अभी भी कैसे स्वस्थ हो रहा है, तो वे उसकी परेशानियों को और नहीं बढ़ाना चाहते थे। इसलिए लिन यी सभी की निगाहों से भ्रमित हो गई। जब जियान ए ने लिन यी को देखा तो वह भी दंग रह गई। वे दोनों स्कूल के गेट पर खड़े थे। जियान ए ने मुस्कुराने से पहले उसे सिर से पांव तक देखा। क्या आप अब ठीक हैं? लगभग, लिन यी ने उत्तर दिया, लेकिन उसने उत्सुकता से चारों ओर देखा, चूंकि इन लोगों की निगाहें उसे असहज महसूस करा रही थीं। इसलिए वह यह अनुमान लगाए बिना नहीं रह सका कि उसकी अनुपस्थिति के दौरान क्या हुआ था। क्या चल रहा है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई मुझे ही देख रहा है? लिन यी ने भौहें चढ़ा लीं और धीमी आवाज में पूछा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि लिन यी इतनी संवेदनशील थीं। वह स्कूल में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, और दूसरों के लिए उस पर दूसरी नज़र डालना आम बात थी। हालांकि आज का दिन स्पष्ट रूप से भिन्न था। ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों की नज़र उस पर थी, और वे पहले की तुलना में अधिक अतिरंजित थे। जियान ए को स्वाभाविक रूप से आसपास के लोगों की अजीब निगाहें भी महसूस हुईं, यहाँ तक कि वह, जो लिन यी के सामने खड़ी थी, भी उनसे बच नहीं सकी। उस समय जियान ए पहले से ही हर चीज से प्रतिरक्षित थी। वह शांति से स्कूल की ओर चली और पूछा, यान तियान और बाकी लोगों ने आपको नहीं बताया? लिन यी को पहले से ही संदेह था, इसलिए जब उसने जियान ए की बातें सुनी, तो लिन यी को लगा कि कुछ और भी गड़बड़ है। वह जल्दी से जियान ए के पास गया और कहा, नहीं, क्या हो रहा है? क्या इसका संबंध मुझसे है? अब स्कूल में हर कोई जानता है कि आप जियान यी के साथ हैं। जियान ए ने असहाय होकर कंधे उचकाए और इसे छिपाया नहीं। इस बात को छुपाने की जरूरत नहीं थी। लिन यी मूर्ख नहीं थी। भले ही वह उसे अभी न बताए, लेकिन पाठ खत्म होने के बाद उसे पता चल जाएगा। क्या? जब लिन यी ने ये सुना तो ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका सुंदर चेहरा अविश्वास से भर गया था, और उसके गुलाबी होंठ हिल रहे थे। अंत में वह क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। मैं और कौन? मैं और जियान यी? ये बहुत हास्यास्पद था। जल्दी में लिन यी ने जियान ए की ओर देखा और कहा, जियान ए, ये पूरी तरह से झूठ है। इसे गंभीरता से न लें। लिन यी हमेशा से एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति थे, लेकिन इस समय उनका दिल गुस्से से जल रहा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। यदि यह पहले की बात होती, तो वह कभी भी कुछ हानिरहित अफवाहों को दिल पर नहीं लेते। लेकिन अब यह अलग है। उसके पास पहले से ही कोई था जिसे वह पसंद करता था। उसे डर था कि इन हास्यास्पद अफवाहों के कारण जियान ए को उसके प्रति द्वेष पैदा होगा। इसलिए लिन यी की पहली प्रतिक्रिया जियान ए को समझाने की थी, भले ही इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। आखिरकार वह स्कूल में नहीं था। इस सप्ताह जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, लिन यी ने जियान ए की अभिव्यक्ति और प्रतिक्रिया को देखने के लिए घबराहट से उसकी प्रोफाइल को देखा। अप्रत्याशित रूप से जियान ए हल्के से मुस्कुराया और लापरवाही से लिन यी की ओर देखा। उसने बेबसी से कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं इसे गंभीरता से लेती हूँ या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्य लोग इसे गंभीरता से लें। लिन यी अवाक थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसका लहजा शांत लग रहा था, जैसे इस मामले का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा।
लिन यी की छाती कड़ी हो गई और उसकी आंखों में उदासी की रेखा भर गई। क्या उसे सचमुच कोई आपत्ति नहीं थी? जब उसके दूसरी लड़कियों के साथ होने की अफवाहें फैलीं तो क्या उसे बिल्कुल भी असहजता महसूस नहीं हुई? क्या उसे बिल्कुल भी असहजता महसूस नहीं हुई? लिन यी कुछ कहने ही वाले थे कि तभी उनके पीछे से वसंत ऋतु में लाख की तरह एक धीमी और कमजोर आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो जियान यी चेहरे पर मुस्कान के साथ सफ़ेद हाई एंड सूट में दौड़ रही थी। जियान ए के शब्दों के कारण लिन यी की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी। जब जियान यी उसके पास आए तो उसने कहा, लिन यी, आप इतनी जल्दी स्कूल क्यों वापस आ गए? आप बहुत अच्छे नहीं दिखते। उसका स्वर चिंता से भरा था और उसकी पानी भरी आंखों से दोस्ती का कुछ संकेत मिल रहा था। इस तरह के ईमानदार जियान यी का सामना करते हुए लिन यी पीछे नहीं हटे और चले गए, लेकिन उनका स्वर अधिक उदासीन था। मैं लगभग ठीक हूँ, जैसे कि उसे लिन यी की असामान्यता और उसके स्वर में दूर की भावना महसूस नहीं हुई। जियान यी ने अपनी आंखें चौड़ी कीं और अपने होठों को मोड़ लिया। उसने प्रसन्नतापूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट की। ये बहुत अच्छा है। आप जानते हैं, मैं हमेशा आपके बारे में चिंतित रहता था। मैंने दोबारा अस्पताल जाने का भी समय लिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपको छुट्टी दे दी गई है। वे दोनों स्कूल भवन के सामने सीढ़ियों पर खड़े थे। लिन यी को नहीं पता था कि यह उनकी कल्पना थी, लेकिन उन्हें लगा कि जियान यी की आवाज़ पहले की तुलना में 2 से 3 डेसिबल तेज थी। अफवाहों की वजह से हर कोई परेशान हो गया। अब जियान यी की तेज आवाज़ के कारण सभी ने उनकी ओर देखा।